हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी अभियान के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी क्लास है थोड़ी सी लंबी क्लास है, इसीलिए मैंने उसको बोर्ड पर कंडक्ट नहीं किया है। तो हमारी आज की क्लास इसी तरीके से होगी। आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आएगा और साथ ही साथ आपको मैं बैकग्राउंड में सारी चीज़ें समझाते जाऊंगा। आपको पता है कि हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, और ये आधुनिक भारत के इतिहास का हमारा आखिरी लेक्चर है। और इसके बाद सारी की सारी जो क्लासेस हुई हैं उनका एक मेगा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान को आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा एक मेरा टेलीग्राम चैनल है शुभम गुप्ता पीडीएफ, वहां पर भी आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपीपीएससी के लिए बहुत सारे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अभी मेरा ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और उसमें अब हमने लाइव आंसर राइटिंग सेशन भी शुरू किया है, जहां पर मैं लाइव आपकी कॉपी चेक करता हूं आप ही के सामने, तो गलतियां आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। ज्योग्राफी का हमारा कोर्स चल रहा है, इसके बाद इकोनॉमी, ऐसे, केस स्टडी, ये सारे कोर्सेज मेरे आने वाले हैं और ये क्लासेस मैं वहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म करा चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर एमपीपीएससी एंड व्यापम का गोल सिलेक्ट करें। और याद रखें, इतने सारे कोर्सेज आपको मेरे सारे कोर्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको अदर टीचर की भी सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, और ये सब चीज़ें 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर आपको मिलती हैं 11,520 रुपए में। तो 11,500 रुपीज पे करके, याद रखें दोस्तों, इसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस शामिल हैं। इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी दी जाएगी, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर शामिल है, लाइव आंसर राइटिंग चेकिंग भी इसमें शामिल है। तो 11,520 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। बस याद रखें दोस्तों, यहां पर आपको रेफरल कोड का ऑप्शन पूछेगा, तो यहां पर एस जी लाइव ये कोड आप जरूर अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, और आज ये हमारी आखिरी क्लास है, तो इसमें बचे हुए हमारे सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से क्विट इंडिया मूवमेंट तक की कहानी को हमें डिस्कस करना है। देखिए, पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी, और हम यहां तक पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने रॉलेट एक्ट से कहानी को शुरू किया था। हम माफ करें, हमने देखा था कि रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर भारत में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, फिर चौरा चौरी का इंसिडेंट होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है, फिर भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, साइमन कमीशन भारत आता है, उसको काउंटर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, नेहरू रिपोर्ट में सुधार करने के लिए जिन्ना साहब अपनी 14 सूत्री मांगों को पेश करते हैं, उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और जनवरी 1930 में गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत करते हैं। तो यहां तक की सारी बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद की कहानी को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो दोस्तों याद रखें, यह गांधी जी का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन होगा और यह असहयोग आंदोलन का विस्तार था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब चौरा चौरी का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने यह कहा था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्थगित कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने कभी भी किसी आंदोलन को खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसे पोस्टपोन कर रहे हैं और बाद में इसको फिर से रिज्यूम करेंगे। ओके, तो एक चीज आपको याद रखना है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो एक प्रकार से असहयोग आंदोलन का विस्तार है, वो एक प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक्सपेंशन है। ठीक है, और ये गांधी जी का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। इट वॉज द सेकेंड बिगेस्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है दोस्तों? तो आंदोलन का प्रारंभ 12 जनवरी 1930 को होता है और इसकी शुरुआत दांडी मार्च के द्वारा की जाती है। एक दांडी यात्रा की जाती है और उसके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। पहले चरण में दोस्तों 2 चरणों में यह आंदोलन चल रहा है। पहले 1930 से 1931 तक ये आंदोलन चला, 1930 से 1931 तक ये आंदोलन चला। फिर क्या हुआ कि 1931 में गांधी और इरविन उस समय भारत के वायसराय थे तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। इरविन गांधी जी के पास आते हैं, कहते हैं देखिए गांधी जी, आप ये आंदोलन खत्म कर दीजिए, आपकी जो भी मांगे हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते के बाद गांधी जी आंदोलन को खत्म कर देते हैं और आंदोलन को खत्म करने के बाद ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब खत्म होता है, तो उससे कुछ भी सहायता महात्मा गांधी को नहीं मिलती है और ये डिसअपॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा। और जब भारत वापस आते हैं तो 1932 में ये फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, ये फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। पर 1934 तक आते आते गांधी जी दूसरे मुद्दों में उलझ जाते हैं और ये आंदोलन यहां पर खत्म हो जाता है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया है। पहले 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चलाया गया है और जो दूसरा चरण है वो जनवरी 1932 से 1934 तक का समय हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये हल्की सी टाइमलाइन दोस्तों आप याद रखना कि देखिए, दांडी मार्च होगा 12 मार्च 1930 को, आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। फिर गांधी और इरविन के बीच में समझौता होगा, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा और 1934 में फाइनली ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अंततः ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कारणों को डिस्कस करते हैं। तो कारण बड़े ही क्लियर हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहली चीज है साइमन कमीशन का गठन। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। इस कारण से इसका बहुत व्यापक विरोध किया गया। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। आप जानते हैं कि जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय पार्टी का गठन किया गया था, एक ऑल इंडिया पार्टी को बनाया गया था और इसी ऑल इंडिया पार्टी ने मिलकर के नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें स्वराज डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, फंडामेंटल राइट देने की बात कही गई थी। पर इस रिपोर्ट को भी अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। फिर दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। आप जानते हैं कि इसी अधिवेशन में दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूरी कांग्रेस ने यह डिस्कस किया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यहां पर कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया, कांग्रेस ने अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया। अब कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना नहीं था, अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था।
ठीक। वहीं क्या हुआ दोस्तों, 1929 में वैश्विक महामंदी आ गई, ग्लोबल डिप्रेशन पूरी की पूरी दुनिया में आ गया। आपको पता ही होगा, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें हम वैश्विक महामंदी की बात करते हैं कि 1929 में चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 तक आते आते पूरी दुनिया में हालत बहुत खराब हो गई थी और वैश्विक महामंदी आ चुकी थी, डिप्रेशन आ चुका था दोस्तों। ठीक है, उसी के बाद गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को भी अस्वीकृत कर दिया गया था और जो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसी रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए थे। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए गए थे दोस्तों, और इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, तो ये सफल नहीं हो पाए, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करने के लिए गए तो वहां उनकी मांगों को नहीं माना गया। तो अंततः दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो खत्म हो गया और ये गोलमेज सम्मेलन विफल हो गए। तो ये प्रमुख कारण रहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ये मेजर रीजन रहेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत की बात करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डांडी मार्च के बारे में कि आखिरकार डांडी मार्च कैसे शुरू हुआ। आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री का एक लेजेंडरी, एक बहुत ही बड़ा मार्च है। तो हम डांडी मार्च के बारे में जरा बात करते हैं। तो याद रखें दोस्तों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी हेतु पदयात्रा प्रारंभ की। अब याद रखेंगे पहली चीज, 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ हुई है और ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई है। तो साबरमती आश्रम से यह शुरू होगी और 24 दिन में लगभग 385 किलोमीटर चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को फाइनली ये गुजरात के नौसारी जिले के डांडी नामक स्थान पर पहुंचे जहां पर नमक बनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, यहां पर फिर क्या हुआ, इन्होंने यहां पर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। तो यहां पर क्या था कि देखिए, गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने के लिए नमक का मुद्दा चुना। अब नमक के मुद्दे चुनने का एक सबसे बड़ी बात यह थी कि यार नमक एक ऐसी चीज होती है जो हर एक धर्म का व्यक्ति, हर एक संप्रदाय का व्यक्ति और हर एक जाति का व्यक्ति उपयोग करता है। तो गांधी जी ने जब नमक के टॉपिक को चुना तो उन्हें लगा कि यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरा भारत जुड़ सकता है। ठीक है, और दोस्तों जब गांधी जी ने साबरमती से, याद रखना ये 2-3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंच गए थे, डांडी पहुंच गए थे। और ये दोनों ही इलाके गुजरात में आते हैं, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों जब गांधी जी ने ये यात्रा की तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका कंपैरिजन नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की पेरिस यात्रा से इसका कंपैरिजन किया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डांडी मार्च के बाद। अब आंदोलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई। ओके, और उन्होंने इसमें कहा कि हम इस बार 8 कार्य करेंगे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात तो है कि हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और खुद नमक बनाएंगे, मतलब नमक पर हम कोई टैक्स नहीं देंगे और हम खुद नमक बनाएंगे। दूसरी, हम करों को अदा नहीं करेंगे, हम टैक्स को पे नहीं करेंगे। महिलाओं के द्वारा शराब, विदेशी कपड़ों और अफीम की दुकानों पर धरना दिया जाएगा। सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाएगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय का बहिष्कार किया जाएगा।
चरखे की बात यहां पर आएगी, चरखा और सूत काटने पर जोर दिया जाएगा, सत्य और अहिंसा को बरकरार रखा जाएगा। तो यहां पर एक चीज आपको देखना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन का ही विस्तार है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक्सटेंशन है। और अगर आप देखो तो ये सारी चीजें, लगभग ये सारी चीजें आपको असहयोग आंदोलन में भी देखने के लिए मिलती हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी देखने के लिए मिलती है। तो देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने एक तो इस आंदोलन का परिचय डिस्कस कर लिया, हमने इसके कारण डिस्कस कर लिए, हमने दांडी मार्च को डिस्कस कर लिया, और हमने यहाँ पर इसके कार्यक्रम भी डिस्कस कर लिए कि आखिरकार ये आंदोलन शुरू क्यों हो रहा है। तो ये भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आंदोलन के प्रचार की बात करेंगे। तो असम में इस आंदोलन को तरुण राम फूकान आगे बढ़ा रहे थे। मणिपुर में इस आंदोलन को जनोतांग और रानी गेडेनिलू आगे बढ़ा रहे थे, इसका नाम यहाँ पर जियारडंग आंदोलन था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, मालाबार वाले इलाके में के केलप्पन और टी के माधवन इसे आगे बढ़ा रहे थे। धरसाड़ा बंबई में सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मणिलाल गांधी इसको आगे बढ़ा रहे थे। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली इसको आगे बढ़ा रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान इसे आगे बढ़ा रहे थे। उड़ीसा में गोपी चंद्र आगे बढ़ा रहे थे। बिहार में यहाँ पर चौकीदार कर रोको आंदोलन चलाया गया, और गुजरात के खेड़ा में भूमि कर नहीं ये वाला आंदोलन चलाया गया। तो इसमें से 3 आपको याद रखना है। एक तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में मूवमेंट कौन चला रहा था, सी राजगोपालाचारी। मणिपुर में कौन चला रहा था, रानी गेडेनिलू। और याद रखना इन्हीं को आगे जाकर के रानी की जो उपाधि है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। धरसाना में कौन चला रहा था बंबई में, तो सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल गांधी। ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रांत आपको खास तौर पर याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो बलूचिस्तान के आसपास का इलाका है, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है। अब अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु वाला इलाका था वहां चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तरह, ठीक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की पद यात्रा की थी। ठीक है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। उसी प्रकार तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। वहीं मालाबार वाले इलाके में के केलप्पन और के माधवन ने कालीकट से पायन्यूर तक की यात्रा उन्होंने की थी। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च की तरह तमिलनाडु में दांडी मार्च किसने किया, तो सी राजगोपालाचारी ने किया, और त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा उन्होंने की थी। ठीक है। ये दोनों की पिक्चर है, आप देख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी और के केलप्पन माधवन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक। इसके बाद धरसना बंबई, ये बहुत फेमस हुआ था। बंबई वाला जो धरसना में इस समय जो घटना हुई वो घटना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में बात जरा हम यहाँ पर करते हैं। देखिए गांधी जी ने बंबई में धरसना को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया था। ठीक है। और यहां पर उन्होंने डिस्कस किया कि जो धरसना में जिस इलाके में नमक बनाया जाता है, हम उसी इलाके में जाएंगे या उसी फैक्ट्री में जाएंगे और वहां पर नमक कानून को तोड़ेंगे। ठीक है। पर इससे पहले ही 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो गांधी जी की जगह सरोजनी नायडू, अब्बास तैयब जी, इमाम साहिब और मणिलाल गांधी, इन्होंने कहा कि जो काम महात्मा गांधी करने वाले थे वो काम हम करेंगे, और हम धरसना में जहां पर नमक बनाया जाता है वहां जाएंगे और वहां जाकर हम नमक कानून को तोड़ेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बात पुलिस को पता पड़ी दोस्तों, पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा दी। और यहीं पर अमेरिकी पत्रकार बेब मूलर इस समय आए हुए थे और उन्होंने लिखा कि धरसना जैसा निर्मम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है। तो ये भी कई बार यहां से प्रश्न आ जाते हैं कि धरसना में नेतृत्व किसने किया, और अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भारत में किस समय पर आए थे, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वो भारत
आए थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन की हम बात करेंगे, रेड कुर्ती मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है ये पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, तो इसका स्थान पश्चिम उत्तर प्रांत रहेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रहेगा। इसके नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान रहेंगे, जिनको सीमांत गांधी, बादशाह खां या फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन्होंने अपनी खुदाई खिदमतकार संगठन के सदस्य जो कि लाल कुर्ती पहनते थे उनके साथ आंदोलन चलाया। तो याद रखना इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन इसीलिए है क्योंकि खान अब्दुल खान गफ्फार का जो एक संगठन था, तो उस संगठन के लोग लाल कुर्ती पहना करते थे और उन्हीं लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, तो इसका नाम लाल कुर्ती मूवमेंट रख दिया गया। यहाँ पर ये लोग पत्रिका भी निकालते थे और इस पत्रिका का नाम था पख्तून। ठीक है, इसको 10 रोजा भी कहा जाता था, आगे जाकर के इसका नाम 10 रोजा हो जाता है। राइट, यहाँ पर दो बातें याद रखना कि एकनाथ ईश्वर ने नॉन वायलेंस सोल्जर ऑफ इस्लाम नाम की पुस्तक लिखी है और ये किताब खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए लिखी है। और यहीं के जो कबीले हैं उन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कह करके पुकारा था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मलंग बाबा की उपाधि किसे दी गई, तो कबीलों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कह करके पुकारा था। राइट, चलिए आखिरी आंदोलन की बात करते हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मणिपुर का जदोनांग आंदोलन की अब हम बात करेंगे। और ये भी दोस्तों याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही चल रहा था। तो नागाओं के नेतृत्व में मणिपुर में जदोनांग ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो जदोनांग हैं इनको फांसी की सजा सुना दी गई। तब इनकी जो चचेरी बहन थी गेडे नल्यू, इन्होंने नेतृत्व को संभाला। ये जदोनांग की फोटो है ऊपर और नीचे आप देख पा रहे हैं ये रानी गेडे नल्यू की फोटो है। और इन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी और कहा एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक याद रहेगा। दोस्तों जब इन्होंने 1930 में ये आंदोलन चलाया तो इन्हें गिरफ्तार किया गया और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब ये आज़ाद हो पाई। 1947 में फिर इनको अंततः छोड़ा गया। ओके, तो आप समझ सकते हैं 17 साल इन्होंने जेल में बिताए थे और इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये डिस्कस करेंगे कि आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो देखिए दोस्तों, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली गई, लालटेन का प्रयोग किया गया और बच्चों ने बानर सेना बनाई और जो महिलाएं थीं उन्होंने मंजरी सेना का गठन किया। तो यहाँ से ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। तो याद रखिए मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है और लोगों को जागरूक करने के लिए जनसभाएं और कई प्रकार के दौरे भी किए गए। ठीक है, अब आंदोलन की समाप्ति की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1930 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और आंदोलन को स्थगित किया गया। फिर 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। ओके, और 1931 में भारत का वायसराय बना लॉर्ड वेलिंगटन। और जैसे ही लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय बना, इसने गांधी और इरविन के पैक्ट को डिसएग्री कर दिया, उसको खारिज कर दिया। तो गांधी जी ने 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया और इस आंदोलन को बहुत क्रूरता से दबाया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और अंततः दोस्तों आपको याद रखना है 1934 को महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये स्टेटमेंट गांधी जी का था जैसे ही ये आंदोलन खत्म हुआ। तो ये थी दोस्तों कहानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रकार से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौतों की बात करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट की। तो देखिए याद रखें गोलमेज सम्मेलन दोस्तों साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी
1930 में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसी पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये पहला ऐसा सम्मेलन था जहां भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर का दर्जा दिया गया और इसी सम्मेलन का आधार बनेगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसी पर्टिकुलर कमिटी से भारत शासन अधिनियम 1935 को दर्जा मिलेगा या फिर निकल करके आएगा। ठीक है, अब देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, 1932 में दोस्तों याद रखें सांप्रदायिक पंचाट आता है, 1932 में पूना पैक्ट होता है और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। याद रखें ये 5 मार्च 1931 को ये गोलमेज सम्मेलन से पहले की बात है, तो यहाँ पर आएगा, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद वापस से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और गोलमेज सम्मेलनों को हम यहाँ पर दोस्तों खत्म करेंगे।